झाड़ियों के पीछे से भागते हुए कदमों की आहट और कराहने की आवाजें आने लगी। चुलबुल, क्या तुमने वो सुना? कोई बहुत मुसीबत में है। हवाओं में डर की गंध आ रही है। अरे ओ नव्या, मैंने तो सोचा था कि आज सुकून से घास चबाऊंगा, पर लगता है इस जंगल के पेड़ों को भी शांति पसंद नहीं। चलो देखते हैं कौन अपनी किस्मत को धक्का देकर यहाँ तक आया है। दोनों चुपके से झाड़ियों की ओर से देखते हैं। दो कद्दावर और क्रूर दिखने वाले आदमी एक दुबले पतले व्यक्ति माधव को बेरहमी से पीट रहे थे। माधव के चेहरे पर खून था और वह अपनी जान की भीख मांग रहा था। बड़ा आया था गांव का हिसाब रखने वाला, अब तेरा हिसाब ऊपर वाला ही करेगा। इसे इतना मारो कि ये गूंज भी ना सके। उन्होंने माधव को अधमरा कर दिया। जब माधव बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा तो उन्हें लगा कि उसका काम तमाम हो चुका है। चलो यहाँ से, ये मर चुका है। अगर कोई पूछे तो कह देंगे कि इसे किसी जंगली जानवर ने फाड़ दिया। जैसे ही वे दोनों वहाँ से भागे, नव्या और चुलबुल माधव के पास पहुँचे। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। कितनी क्रूरता है इस इंसानी दुनिया में। चुलबुल, क्या हम इसे ऐसे ही मरने दें? इसकी आंखों में अभी भी अपनों के लिए तड़प दिख रही है। इंसान खुद को सबसे समझदार कहता है, पर देखो अपनी ही प्रजाति का लहू बहाने में इन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। नव्या, अपनी शक्ति का उपयोग करो। ये पहला मौका है जब हमें दखल देना होगा। नव्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ माधव के घावों पर रखे। एक नीली रोशनी चमकी। यह पहला मौका था जब उन्होंने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया। माधव के घाव भरने लगे और उसकी टूटी सांसों में जान आ गई। कुछ ही पलों में माधव ने धीरे से आंखें खोली। सामने एक खूबसूरत परी और एक गधे को देखकर वह कांपने लगा। आप कौन हैं? क्या मैं मर चुका हूँ? क्या आप यमराज के दूत हैं? अबे ओ भाई, यमराज के दूत ऐसे सुंदर नहीं होते। मैं गधा हूँ, पर अक्ल में तेरा बाप। और ये नव्या है। हम यहाँ रहते हैं। शुक्र मना कि हम शाकाहारी हैं, वरना तेरी ये हालत देखकर मुझे तो दया आ रही है। डरो मत माधव, तुम सुरक्षित हो। बताओ, उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? गांव का क्या मामला है? परी जी, मैं गांव का मुनीम हूँ। मैंने उन लोगों को जमीन हड़पते देख लिया था। वे गरीब किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे खत्म करने की कोशिश की। मेरा परिवार, मेरी छोटी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। नव्या जी, वे लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। उनके हाथ गांव के प्रधान तक फैले हैं। अगर मैं वापस गया तो वे मुझे और मेरे परिवार को जिंदा दफन कर देंगे। मुझे लगा था कि न्याय जिंदा है, पर आज लहू ने सब सफेद कर दिया। अरे ओ मुनीम जी, न्याय सोता है, मरता नहीं। और जब तक ये सुपर गधा यहाँ है, तुझे डरने की जरूरत नहीं। वैसे नव्या, क्या हम इसे यहीं पेड़ पर लटका दें? सुरक्षा के लिहाज से बोल रहा हूँ। चुलबुल, मजाक का समय नहीं है। माधव, तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी। जो बुरा करता है प्रकृति उसे सजा देती है, लेकिन कभी कभी हमें प्रकृति का हाथ बनना पड़ता है। अचानक जंगल के सूखे पत्तों पर भारी जूतों की आवाज फिर से सुनाई दी। वही दो गुंडे वापस आ रहे थे। शायद वे अपना कोई सामान या सबूत पीछे छोड़ गए थे। अबे ओ कालिया, मुझे यकीन है कि मैंने अपना चाकू वहीं गिराया है। और देख, कहीं वो मुनीम अभी भी तड़प तो नहीं रहा। वे वापस आ गए। नव्या जी, मुझे छिपाइए, वरना सब खत्म हो जाएगा। चुलबुल, अब तुम्हारी बारी है। इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि ये रास्ता भूल जाए। हुक्म सर आंखों पर। अब देखो इस गधे का जलवा। चुलबुल ने जोर से अपनी जादुई दुलच्ची हवा में झाड़ी। अचानक उन दोनों गुंडों के चारों ओर एक गहरा घना कोहरा छा गया। कोहरा इतना गाढ़ा था कि उन्हें अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। जंगल की आवाजें अचानक बदल गईं। हवा में ऐसी आवाजें गूंजने लगी जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। ये क्या हो रहा है? कालिया, तू कहाँ है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये जंगल शापित है। भागो, यहाँ कोई प्रेत है, बचाओ। वे दोनों डर के मारे अंधाधुंध भागने लगे और आपस में ही टकराकर झाड़ियों में गिर पड़े। उन्हें लगा कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींच रही है, जो कि चुलबुल का जादू था। वे पागलों की तरह जंगल के बाहर की ओर भागे। आप दोनों साधारण नहीं हैं। साक्षात ईश्वर ने मुझे बचाने के लिए भेजा है। हम सिर्फ माध्यम है माधव, लेकिन याद रखना, डर से भागकर तुम जीत नहीं सकते। तुम्हें गांव लौटना होगा और उन गरीबों का हक वापस दिलाना होगा। हम तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में चलेंगे। सही कहा नव्या ने।
वैसे भी मुझे गांव की ताजा गाजरे चखने का बड़ा मन है। चलो माधव, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और अपनी तकदीर का फैसला खुद करो। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल की छाया लंबी होने लगी। माधव, नव्या और चुलबुल अब गांव की ओर बढ़ने लगे, जहां एक बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि गांव में सिर्फ गुंडे ही नहीं, बल्कि एक ऐसा दुश्मन भी है जो माधव की मौत की खबर का जश्न मना रहा है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में स्याह अंधेरा छा गया था। माधव, नव्या और चुलबुल जंगल की सीमा पार कर गांव के बाहरी छोर पर पहुंचे। दूर से गांव की मशालें जलती हुई दिख रही थी, लेकिन वहां छाई खामोशी सामान्य नहीं थी। नव्या जी, वो देखिए, सामने मेरा घर है, पर वहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? मेरी पत्नी और बेटी, वे लोग अब तक बाहर क्यों नहीं आए? मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन दरिंदों ने। धैर्य रखो माधव, अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही वे माधव के घर के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से सामान बिखरा हुआ था। माधव बदहवास होकर अंदर भागा। घर खाली था। नहीं, सीता, लाली, तुम लोग कहाँ हो? हे भगवान, उन लोगों ने मेरे परिवार को उठा लिया। तभी अंधेरे कोने से गांव का एक बुजुर्ग किसान काका बाहर निकला। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। माधव, तुम जिंदा हो? मैंने तो सुना था कि तुम। खैर, जल्दी भागो बेटा। प्रधान के आदमी तुम्हारी पत्नी और बेटी को हवेली ले गए हैं। वे कह रहे थे कि अगर तुमने हिसाब की किताब वापस नहीं की तो वे उन्हें जिंदा जला देंगे। ये सुनकर माधव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। अब बहुत हो गया नव्या, ये इंसान तो हमारे जंगल के भेड़ियों से भी बदतर निकले। मुनीम जी उठो, आंसू बहाने से जमीन नहीं गीली होती, लहू बहाने से इंसाफ मिलता है। चलो उस हवेली की तरफ। माधव, हम सीधे हवेली नहीं जा सकते, वहाँ बहुत लोग होंगे। हमें उन्हें डराना होगा ताकि वे खुद सच उगल दें। नव्या ने अपनी आंखों को बंद किया। ये तीसरा मौका था। उसने अपनी जादुई शक्ति से माधव को पूरी तरह अदृश्य कर दिया और चुलबुल की पीठ पर एक ऐसी चमक पैदा की जिससे वह किसी भयानक साए जैसा दिखने लगा। माधव, अब तुम उनके सामने जाओ। तुम उन्हें दिखोगे नहीं, पर तुम्हारी आवाज उन्हें सुनाई देगी। उन्हें लगना चाहिए कि तुम अपनी मौत का बदला लेने आए हो। और मैं पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगा। आज इन शिकारियों को खुद शिकार होने का एहसास होगा। हवेली के बाहर पहरा दे रहे गुंडों को अचानक महसूस हुआ कि तापमान गिर गया है। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। कालिया, तूने कुछ सुना? ऐसा लग रहा है जैसे माधव हमें पुकार रहा है। गुंडे डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कौन है? सामने आओ। कालिया, ये माधव की आवाज है। वो मर चुका है, फिर ये कैसे हो सकता है? पाप का घड़ा भर चुका है दुर्जन। तुमने मेरा घर उजाड़ा, अब मैं तुम्हारा साम्राज्य उजाड़ दूंगा। बताओ, मेरी पत्नी और बेटी कहाँ हैं? वरना तुम्हारी चिता यहीं जलेगी। तभी हवेली का भारी दरवाजा खुला और गांव का प्रधान बाहर निकला। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। वह घमंडी और निर्दयी दिख रहा था। बंद करो ये नौटंकी। कोई भूत भूत नहीं होता। माधव अगर जिंदा है तो सामने आए, और अगर मर गया है तो उसकी राख भी मुझे हिसाब नहीं देगी। चुलबुल, अब समय है इन्हें इनकी औकात दिखाने का। इनके अहंकार को मिट्टी में मिला दो। नव्या, आज तो मैं इन्हें ऐसा नाच नचाऊंगा कि ये अगली दिवाली तक नहीं भूलेंगे। देखो मेरा जादुई कोड़ा। चुलबुल ने जोर से जमीन पर अपना खुर मारा। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से धुएं के हाथ निकलने लगे जो प्रधान के पैरों को पकड़ने लगे। प्रधान चीख पड़ा और उसकी लालटेन गिरकर टूट गई। बचाओ, ये क्या है? मेरी टांगे। कोई मुझे खींच रहा है। माधव, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बीवी और बच्ची तहखाने में सुरक्षित है। उन्हें ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। माफी जिंदगी से नहीं, मौत से मांगो। माधव अदृश्य अवस्था में ही अंदर भागा। वहाँ उसकी पत्नी सीता और छोटी बेटी लाली एक कोने में सिमटी हुई रो रही थी। कौन है वहाँ? कोई हमें यहाँ से निकालो। लाली, डरो मत बेटा। माधव ने जैसे ही उन्हें छुआ, नव्या ने अपना जादू वापस ले लिया। माधव अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। सीता, लाली,
मैं आ गया हूँ, देखो मैं जिंदा हूँ। पिताजी, मुझे पता था आप आएंगे। जैसे ही माधव अपने परिवार को लेकर बाहर आया, नव्या ने वातावरण को शांत किया। गुंडे और प्रधान बदहवास होकर गांव की गलियों में पागलों की तरह भाग गए। वे इतने डर गए थे कि गांव छोड़कर हमेशा के लिए भाग निकले। अब सब ठीक है माधव, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, बुराई भाग चुकी है। नव्या जी, चुलबुल जी, अगर आप ना होते तो आज हमारा अस्तित्व ही मिट जाता। पर क्या वे फिर वापस नहीं आएंगे? जो डर के साए देख चुका हो वो वापस लौटने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन याद रखना माधव, तुम्हारी अपनी हिम्मत ही तुम्हारी असली शक्ति थी। रात अब भले को थी, पर कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी था। गांव वाले अब जाग चुके थे और हवेली के बाहर जमा होने लगे थे। माधव, ये चमत्कार कैसे हुआ? हमने तो सुना था कि प्रधान ने तुम्हें खत्म कर दिया। और ये अद्भुत लड़की और ये अजीब गधा कौन है? माधव कुछ बोल पाता उससे पहले नव्या ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहती थी कि गांव वालों को उनके जादुई होने का पता चले। हम केवल राहगीर है काका, सच की शक्ति हमेशा झूठ से बड़ी होती है। माधव की हिम्मत ने ही उसे बचाया है। लेकिन गांव का माहौल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। तभी वहाँ गांव का लालजी पटवारी आया, जो प्रधान का साथी था। हटो सब, ये किताब सरकारी संपत्ति है। माधव, तुमने चोरी की है, तुम्हें जेल जाना होगा। माधव सहम गया, लेकिन चुलबुल से अब रहा नहीं गया। अबे ओ कागज के कीड़े, तुझे किताब चाहिए या अपनी जिंदगी की सलामती? नव्या, इसकी जुबान पर थोड़ा ईमानदारी का रस छिड़क दो। नव्या ने अपनी उंगलियों से एक चमकती हुई धूल पटवारी पर फेंकी। अचानक पटवारी का चेहरा अजीब तरीके से हिलने लगा और वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पा रहा था। नहीं, मुझे किताब नहीं चाहिए। मैंने और प्रधान ने मिलकर किसानों की जमीन हड़पी है। सारा पैसा उस संदूक में है जो हवेली के पीछे गड़ा है। मैंने ही माधव को मरवाने की साजिश रची थी। हाय राम, मैं यह क्या बोल रहा हूँ? गांव वाले पटवारी की बातें सुनकर दंग रह गए। उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पटवारी को पकड़ लिया। अब सबको समझ आ चुका था कि बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। नव्या जी, चुलबुल भाई, आप दोनों ने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि पूरे गांव को अंधेरे से निकाला है। क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं माधव, हमारी दुनिया ये जंगल और उसकी शांति है। इंसानी बस्तियों में न्याय स्थापित करना अब तुम्हारा काम है। याद रखना, जब तक तुम नेक रहोगे, प्रकृति तुम्हारे साथ रहेगी। और हाँ मुनीम जी, अपनी बेटी को कहना कि गधों को कभी बेवकूफ ना समझे। हम बहुत पहुंचली चीज होते हैं। अब चलते हैं नव्या, यहाँ बहुत शोर है। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकल आया, नव्या और चुलबुल धीरे धीरे धुंध में ओझल होने लगे। गांव अब मुक्त था।